भाजपा ने मनाया आपातकाल के समय को काला दिवस। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर की थी लोकतंत्र की हत्या, बोले ओम प्रकाश धनखड़। आपातकाल का काला अध्याय कांग्रेस ने शुरू किया था, ओपी धनखड़। मॉडर्न हरियाणा न्यूज। लघु सचिवालय के संवाद भवन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना, अध्यक्ष नगर परिषद जिले सिंह सैनी, पूर्व मंत्री कांता देवी व अन्य ने ओम प्रकाश धनखड़ का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि इमरजेंसी कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू की थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यातनाएं और पीड़ा सही थी। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ये बताना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कितना निर्दयी व क्रूर काम उनके पूर्वजों बाप दादाओं के साथ किया था। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने उन लोगों के उन परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया जिन परिवारों के पूर्वज बाप दादाओं ने इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद थे, जिन्होंने 1 साल से ज्यादा के समय तक यातनाएं सही। उन्होंने कहा कि 21 महीने से ज्यादा के समय तक यातनाएं सही। इस दौरान लोगों ने बताया कि इमरजेंसी देश में काला अध्याय के रूप में आज भी याद की जाती है, जो कि बहुत ही दुखद क्षण थे। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में संविधान बदलने का काम किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मीडिया को दबाने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 36 बिरादरी और पूरे देश को एक साथ लेकर विकसित भारत करने की सोच को आगे बढ़ाया है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, जो कि लोगों के विश्वास पर खरा उतरेगी। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल को काला दिवस मनाते हुए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं व संवाद भवन में उपस्थित जनमानस को दी के ज्ञाता पूर्व रेलवे प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और अभी जो दायित्व राष्ट्रीय सचिव का जो आप सबके अजीज, आप सबके चहेते माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज 25 जून को आपातकाल का काला दिवस मनाया जा रहा है और 77 में मैंने 10वीं पास की जब इमरजेंसी हटी, तो स्कूल के समय की बात तो मुझे इमरजेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता थी, लेकिन इतना जरूर पता थी कि नसबंदी जबरन हो रही थी। लोग पकड़े जा रहे थे, भाग रहे थे। रोजाना गांव में ये खबर थी कि वहां गांव का फलाना पकड़ लिया, उसकी नसबंदी कर दी, वहाँ झज्जर में वहाँ पकड़ लिया, उसकी नसबंदी कर दी। और स्कूल में अफवाह फैल जाती थी कि स्कूल में सारे बालका आओगे, सुआ लाओगे, उससे नसबंदी हो जाएगी। और हम उसके कारण से कई बार स्कूल से भागे। ये असल में घटित हुई घटना है। और जब ये माहौल बदला, मान लीजिए हम ले आएंगे हमारे चैनल से, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से मांगिए। आपको 100 क्यूसेस 2 क्यूसेस 200 क्यूसेस पानी ज्यादा चाहिए तो नर्मदा नहर से भिजवा देंगे, लेकिन पानी तो वो देगा ना जिसके पास पानी है। यमुना में पानी ऊपर से उत्तराखंड के पास है, वहां भी डैम नहीं बने हैं, वो भी बहता ही बहता है। जो डैम नहीं है वहां नहीं दे सकता कोई अतिरिक्त पानी। 3 डैम प्रस्तावित है लेकिन बने नहीं है। लेकिन वो टाटा की बात नहीं करेंगे, और वहां से जब उनकी अपनी सरकार है उसकी बात नहीं कर रहे। और उस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप SYL बनाइए, क्योंकि एक अल्टरनेट चैनल चाहिए। भाखड़ा मेन ब्रांच 60 साल पुरानी है, कभी टूट गई तो दिल्ली और हरियाणा को पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी। 2000 क्यूसेस हरियाणा को पीने का पानी चाहिए होता है, 1050 क्यूसेस दिल्ली को चाहिए होता है। इसलिए एक अल्टरनेट चैनल चाहिए। घर में भी इन्वर्टर लगा के रखते हैं, बिजली चली जाए तो कॉलोनियों में जनरेटर रखते हैं, लेकिन हम वो नहर नहीं बनाएंगे।
उस मुद्दे पर चुप है सब, और एक नौटंकी करेंगे पूरा पानी मिलते हुए भी, पानी की मात्रा पर बात नहीं करेंगे। और टैंकर माफिया को खुद सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि टैंकर माफिया के आप संरक्षक बने हुए, आप ये दिल्ली में हालात पैदा किए हुए। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि ये वो लोग हैं राजनीति में जो केवल झूठ के आधार पर राजनीति चलाना चाहते हैं, काम के आधार पर नहीं चलाना चाहते, नैरेटिव के आधार पर राजनीति चलाना चाहते हैं। और यही काम कांग्रेस पार्टी करती है, और यही कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में किया कि बीजेपी सीट ले लेगी तो संविधान बदल देगी, और आम लोगों तक इस झूठे मैसेज को फैलाने का काम किया। संविधानवाद में किसने बदला? कौन सी पार्टी ने संविधान बदला? कौन सी पार्टी ने संविधान बदला? बोल तो दो, जोर से बताओ, कौन सी पार्टी ने संविधान बदला? कौन सी पार्टियों को खत्म किया? कौन सी पार्टी ने लोकतंत्र में चुनाव को 1 साल से ज्यादा समय तक स्थगित किया इस देश में? ये सारे के सारे पाप इनके याद कराने पड़ेंगे। लोकमानस में तांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय है जो कांग्रेस पार्टी के कारण, श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण, सत्ता में बने रहने की उनकी बहुत महत्वाकांक्षाओं के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, देश के जाने माने सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, 1,40,000 से अधिक लोग जेलों में गए, देश में चुनाव को स्थगित कर दिया गया, प्रेस की आजादी इस तरह से कुचल दी गई कि संपादकीय की जगह भी थोड़े जगह जो है छोड़ने लगे थे, जबरन नसबंदी की गई, और आम आदमी के मौलिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया। उस दुर्भाग्यपूर्ण काल को, उस लोकतंत्र के काले धब्बे को इसलिए याद रखना जरूरी है कि ये बीच कांग्रेस पार्टी की मानसिकता में, और ये मानसिकता एक बार नहीं, चाहे देश के विभाजन का समय हो, चाहे देश में दूसरी कोई घटनाएं हो, राज्य सरकारों को तोड़ने का मुद्दा हो, ये उनके डीएनए में। और ये बड़ी ऐसी पार्टी है जो झूठे नैरेटिव खड़े करके और जनादेश को लिखने का काम और विचलित करने का काम करती है। हमने पूरे चुनाव में इनको देखा, खटाखट। हमने राजस्थान के चुनाव में कर्जा माफी की इनकी घोषणाएं सुनी, इससे पिछले वाले में हमने मध्य प्रदेश में सुनी। ये कहीं भी अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरते और केवल जनादेश लूटकर आगे बढ़ जाते। इसलिए इनके पापों को याद रखना ये समसामयिक आवश्यकता है। आज का दिन हमने इसी बात के लिए समर्पित किया है कि वो जो इतिहास का एक काला अध्याय है भारत के लोकतंत्र का, जिसकी जन्मदात्री कांग्रेस पार्टी है, उस समय कोई एक शब्द भी सोनिया गांधी ने उसकी निंदा नहीं की, राजीव गांधी ने कोई निंदा नहीं की, इंदिरा गांधी ने उसको देश पर थोपा, मंत्रिमंडल की सलाह की बगैर थोपा। एक लोकमानस में ये भी है, ऐसे रिकॉर्ड पर चीजें नहीं मिलती है, लेकिन लोकमानस ये भी है कि राष्ट्रपति से जबरन जो है हस्ताक्षर कराए गए थे। ये लोकमानस की बात नहीं करता, क्योंकि लोकमानस में भी जो बात होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, रिकॉर्ड में नहीं होती। तो ये सारा का सारा जो पाप था कांग्रेस पार्टी का, उसी के लिए आज को हमने ये काला दिन रखा है, और उसी के नाते से देश भर में आज इसको कल कांग्रेस काला दिन को बनाया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हाफ होगी, विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनके दिया सपनों से कुछ नहीं होने वाला। जिसकी दिल्ली में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, उन्हीं की हरियाणा में सरकार बनती है, ये पुराना रिवाज है। और हम पूरे अभी आगे में खड़े हैं, ये हमको पता है, इसलिए पूरी सजगता के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार आए ना, बहुत मौके हैं भाई। राज्यसभा चुनाव भी मौका है और बाकी भी उनके पास हमेशा ही मौका है। तो वो केवल इस बयानबाजी की बजाय, उनको मालूम है, सबको मालूम है कांग्रेस के तो लोग छोड़ कर आ रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की विधायिका किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की अब नेत्री है,
तो वो तो अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे, वो बाकी को क्या संभाले। बीजेपी का भिवानी से आप लोकसभा में वहाँ पर सांसद पूर्व सांसद अरविंद शर्मा है, वो नहीं पहुंच पाए, तो राव इंद्रजीत भी नहीं पहुंचे थे। ये सुनने में आया कि भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर भेजे गए हैं। देखिए, उनकी जानकारी तो वो देंगे। कार्यक्रम बहुत भव्य था और बहुत शानदार स्वागत हमने जीते हुए सभी प्रतिनिधियों का किया है, और जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और राव साहब बहुत पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, सर हरियाणा और सम्मानित नेता है। हरियाणा और पंजाब में मत बदलने में कामयाब नहीं रहे क्या? जो नतीजे आए थे वो जाहिर सी बात है, आप प्रभारी रहे दिल्ली के, वो आप अच्छे से कर पाए, लेकिन 5 सीटें यहाँ से पंजाब से खो चुके हैं। तो क्या लगता है कि विधानसभा में और काम करने की जरूरत है? देखिए, दिल्ली की 7 की 7 सीटें हम विजयी होकर आए, इसलिए दिल्ली की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हरियाणा में हम 20वीं पारी में आधे में पहुंचे। अगर और अच्छा प्रबंधन करते तो 3 सीटें तो बहुत मामूली अंतर से गई थी। बेहतर प्रबंधन से हम अंबाला, सोनीपत और हिसार सीट और जीत सकते थे, जो वोटों की गिनती के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो उस नाते से हम 8 पर पहुंचते हैं, एक तरह से बेहतर प्रबंधन से उस पर भी आगे बढ़ा जाए। भिवानी से आपके जो लोकसभा सांसद हैं, भिवानी से आपके जो लोकसभा सांसद हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ना तो मैं 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, ना विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी पहले। देखिए, उनकी व्यक्तिगत बातचीत के बारे में उन्हीं से बात करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद संविधान को लेकर संसद पहुंचे, क्या वो कांग्रेस का अभी पूरा चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने किया है। संविधान को सबसे ज्यादा रोंदने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और वो इस तरह की नौटंकी देश के सामने पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। जब श्री राम जी लड़ने के लिए गए तो अगस्त में मैंने उनको ये कहा कि जिनसे आप लड़ने जा रहे हो ये बड़े मायावी हैं। राम जी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान ने पूछा कि इस मायावी होने का अर्थ क्या है? बोला, मायावी होने का अर्थ ये है कि दिखाई वहां देंगे, होंगे कहीं होगा। इसलिए ये संविधान उठाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है, और संविधान उठाकर भी चल सकती है। ये कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस का डीएनए है। उन्होंने संविधान को तार-तार जो है इमरजेंसी ने किया, और राज्य सरकारें तोड़-तोड़ कर किया। अनेक बार जो है उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को, मान्यताओं को तार-तार करके वो आगे बढ़े, और इसलिए वे ये नौटंकी जो है, जो आज वो उठाने की बात कर रहे हैं, वो बोले ना आपातकाल पर, वो बोले ही ना देश का चुनाव क्यों स्थगित किया गया, वो बोले ना देश की प्रेस की आजादी उस समय क्यों खत्म की गई थी। माफी मांगे सामूहिक रूप से ये गलतियां हो गई, माफी मांगे कि भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में क्यों, माफी मांगे देश का विभाजन क्यों, माफी मांगे कि 1/3 कश्मीर क्यों पाकिस्तान के पास, माफी मांगे कि चीन के पास क्यों भूमि है दहशत रह गई। अनेक चीजों के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। तो वो ऐसे नौटंकीबाज हैं कि गलत करते भी हैं और बाद में अपने आप को सही दिखाने का ड्रामा करें। दिल्ली में आप इसी पानी को लेकर धरने पर बैठी है, क्या